नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 10 की हिंदी का एक मॉडल पेपर नहीं, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, जिसे इस वीडियो में हम समझने का, उसकी संपूर्ण व्याख्या को देखने का प्रयास करेंगे। तो मॉडल पेपर अत्यंत उपयोगी होता है, जिसे देखने से आप लोगों को पेपर का पैटर्न पता चल जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि यह पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, तो इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और अधिकतर होता यह है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में से भी प्रश्न जो है उठा लिया जाता है, तो उस दृष्टि से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। और हिंदी विषय में कुछ कॉमन विषय होते हैं, जैसे कि लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और कविता, गद्य, पद्य, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट की जाती हैं। तो उस स्थिति के हिसाब से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्न पत्र को देखते हैं कि किस टाइप का प्रश्न पूछा था पिछले साल, और उससे हमें आइडिया लगेगी। और प्रश्नों को भी समझने का, उसके हल को भी, व्याख्या को भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे अपनी विषय वस्तु पर चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हिंदी कंटेंट से जुड़ने के लिए, बाकी और भी अध्ययन अध्यापन की चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब शीघ्र ही विषय वस्तु पर चलते हैं। तो लीजिए, हमारे सामने आ चुका है प्रश्न पत्र, और अब फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए, खंड आ और खंड बा, दो खंडों में बटा हुआ है प्रश्न पत्र। और खंड आ में पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। नंबर पहला है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है, और फिर इन्होंने ढेर सारे निबंधों की रचना की। एक विश्व प्रसिद्ध निबंधकार की श्रेणी में आते हैं, और इनके सभी निबंध जो है चिंतामणि और त्रिवेणी भाग 1, भाग 2 और रस मीमांसा, ये तीनों जो है इनके निबंध संग्रह है। बाकी निबंध तो इन्होंने अनगिनत लिखे हैं। चलिए, और इनके निबंधों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक आलोचनात्मक प्रकार के निबंध इन्होंने लिखे हैं, और एक मनोवैज्ञानिक भावों से संबंधित, जैसे चिंता, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि और मित्रता आदि मनोवैज्ञानिक भावों को आधार बनाकर भी इन्होंने अनेक निबंधों की रचना की है। चलिए, तो पहला नंबर हो गया। और दूसरा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। वैसे आप लोग जान लीजिए कि इतना डीपली पूछेगा नहीं हाई स्कूल स्तर पर कि इनके निबंधों को किस श्रेणी में रखा जाता है, कैसे निबंधों की रचना की है। लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप लोग आगे अपने फ्यूचर के लिए हिंदी विषय को रखते हैं, तो ये सब प्रश्न आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। चलिए, फिर नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री और ये सब इनके जो है प्रसिद्ध नाटक हैं। लेकिन जो लहरों के राजहंस तीसरा है, ये मोहन राकेश का है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, लहरों के राजहंस। शेखर एक जीवनी, देखिए घुमाने वाला प्रश्न है, एक जीवनी। तो लोग देखेंगे तो इसको जीवनी लगा देंगे, लेकिन ये उपन्यास विधा की रचना है। ये भी पूछता है कभी कभार। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु हैं। नहीं, इसके लेखक अज्ञेय जी हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं। चलिए, नंबर 5 अपनी खबर आत्मकथा है। देखिए, ये आत्मकथा विधा की रचना है। ये भी आप लोग याद करते चलिएगा, कभी कभार पूछ देता है कि अपनी खबर की विधा बताइए। तो उसमें ऑप्शन रहेगा आत्मकथा, संस्मरण, निबंध, कहानी। तो वहाँ पर आपको आत्मकथा चुनना है। तो इसका राइट आंसर है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर आत्मकथा के रचनाकार पांडेय बेचन शर्मा उग्र हैं। भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं, और ये रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस में रचना की है। बाकी सभी लोग श्रृंगार और नायिका भेद को आधार बनाकर रीतिकाल के सभी जो रीतिकाल के अंतर्गत कवि आते हैं, सब ने यही प्रणाली अपनाई है। श्रृंगार में कविता की है, नायिका भेद को और नायक नायिका के जैसे श्रृंगारिक वर्णनों को किया है। राज दरबारी कवि थे, ये सब राजाश्रय में रहते थे, राजा की प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ा करके करते थे। सभी रीतिकाल के कवियों की यही प्रणाली थी। लेकिन भूषण जी वीर रस में कविता किए हैं, और ये भी वैसे राजाश्रय को ही प्राप्त थे। छत्रसाल और शिवाजी महाराज के दरबार में रहते थे। चलिए,
नंबर 7, ललित ललाम किसकी रचना है? तो ललित ललाम जो है मतिराम की रचना है। मतिराम रीतिकालीन कवि हैं। नंबर 8, यशोधरा रचना है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इन्होंने नारियों को अपने रचनाओं का आधार बनाया है। यशोधरा, उर्मिला आदि नारियां जो है इनकी रचनाओं में वर्णित हैं, उनकी त्याग भावना वर्णित है। नंबर 9, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो है अज्ञेय जी की प्रसिद्ध रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की। चलिए, दीप शिखा काव्य संग्रह है। तो दीप शिखा काव्य संग्रह जो है महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा जो है एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखिका भी हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, सप्तवर्णा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं आदि हैं। एक प्रसिद्ध रेखाचित्र और संस्मरण लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में अमर हैं। और चलिए फिर, करुण रस का अस्थाई भाव। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। चरण कमल बंदव हरिराई में उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है तो रूपक अलंकार है। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, कमलवत चरण, यहाँ पर भेद रहित आरोप है तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। नंबर 13, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो राइट आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि रोला। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है परि, परिधन आवरण। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर जो आवरण है, परि का अर्थ है चारों ओर। चलिए, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो जो है प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो है पहले लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है। तो इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। सुख दुख में समास कौन सा है? चा अर्थे द्वंद्व। जहां चा अर्थ की प्रधानता होती यानी और शब्द का बोध बीच में होता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो सुख दुख में द्वंद्व समास है। नंबर 17, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, पावक, ज्वाला, अनल सब अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनिल ये जो है हवा का पर्यायवाची है। और हवा का वात, समीर, मारुत, अनिल ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। और अनल, पावक, ज्वाला ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। तो अभिधन उदय, अभ्युदय, इसमें कौन सी संधि है? यड़ संधि है। इको यड़च जिसका सूत्र होता है। और ई उ री के बाद ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है और री का ला हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में उदाहरण देकर के पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि इस उदाहरण में है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मधुभ्य हो जाएगा। चलिए, इसका मधुना होगा, यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए, 20, पठिस्सतः धातु का रूप एवं वचन एवं पुरुष बताइए। तो पठिस्सत, पठिस्सतः, पठिस्सन्त, पठिस्सस, पठिस्सतः। तो जो है क्या हो जाएगा? द्विवचन मध्यम पुरुष, लट लकार का है। चलिए, अब वर्णनात्मक प्रश्नों को हमने देख लिया। आइए, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने देख लिया। आइए खंडवा में चलते हैं, वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो लंबी हो जा रही होगी, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्नों को मतलब जो है हम प्रश्न से संबंधित और अधिक प्रश्नों को बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो हर दृष्टि से आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे, इस परीक्षा की दृष्टि से और आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए, वर्णनात्मक प्रश्नों को देखा जाए। अश्वारोही पास आया, ममता, यहीं से पता चल गया होगा, ममता से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी रचनाकार हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लेते हैं यहीं पर। ममता कहती है कि मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। मतलब मैं जीवन भर इस डर से भयभीत रही, मतलब इस डर, मेरे हृदय में यही डर हमेशा बैठा रहा कि कोई आकर मेरी झोपड़ी में तलाशी ना ले, मतलब मेरी झोपड़ी को चेक ना करे। और फिर भगवान ने सुन लिया और मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में,
या महल बनाओ। मतलब ममता कहती है कि अब मैं अपना प्राण त्याग रही हूँ, अब तुम चाहे इस मेरी झोपड़ी को मकान बनाओ या महल बनाओ, मैं इसको देखने वाली नहीं हूँ। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर मतलब अनंत काल तक, और विश्राम गृह, अनंत काल तक कहाँ विश्राम गृह होता है, ईश्वर के पास ही होता है। तो मतलब मैं ईश्वर के पास जाने वाली हूँ, मेरा अंत समय नज़दीक है, और तुम लोग अब इस झोपड़ी का चाहे मकान बनाओ या महल बनाओ। इस तरीके से अत्यंत सरल शब्दों में रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। तो चलिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए, हो गया। ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? झोपड़ी के खोदे जाने के डर से। चलिए, फिर हो गया, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। अजंता, भगवत शरण उपाध्याय। सब कुछ उसी के तरीके से हो जाएगा, ऊपर वाली के तरीके से, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब हम सब करवाते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। चलिए, अर्थ लेकिन बता देने इस पद्यांश का। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का, ऊपर गद्यांश है और ये पद्यांश है, तो ये जो है वन पथ पर से लिया गया है। चलिए, सिंपल शब्दों में संक्षिप्त रूप से अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। पुर ते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर धिये मग में डगद्वय। झलकी भरि भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय। पुर ते निकसी रघुबीर बधु। रघुबीर बधु, यहाँ पर सीता जी की बात की जा रही है। पुर ते श्रृंगबेरपुर से, धरि धीर धारण करके, मग में डगद्वय, मग में डगद्वय यानी रास्ते में 2 कदम ही। जैसे ही श्रृंगबेरपुर से सीता जी धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम ही चलती हैं। झलकी भरी भाल, भाल मतलब मस्तक, झलकी मतलब झलक उठी, और जल मतलब पसीना। यहाँ पर जल को पसीने से लिया गया है। तो उनके मस्तक पर पसीने की बूंद झलक उठी। पुट सूख गए, पुट मतलब होठ, होठ के पुट, मधुराधर यानी उनके जो है होठों के पट जो है सूख गए, यानी उनको प्यास लग गई। फिर बूझती हैं, और उसके बाद वह राम जी से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहो कित है, और हम पत्ते की गुटिया, जैसा कि आपने बताया था स्वामी, तो उस हिसाब से, उस अनुसार हम लोग पत्ते की कुटिया बनाकर कहाँ रहेंगे। तिय की लख आतुरता, तिय मतलब पत्नी या स्त्री, तो उनकी इस आतुरता को देखकर पिय यानी राम जी की अखियां अति चारु चली जलचय, अखियों में स्नेह रूपी जल भर आए। सीता जी की इस आतुरता को देख करके रामचंद्र जी के नेत्रों में स्नेह रूपी जल भर आए। चलिए, तो पद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है, और जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। श्री राम के नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे? सीता जी की इस आतुरता को देख करके वह थक चुकी थी, इसलिए उनके नेत्रों में सीता जी की आतुरता को देख करके आंसू बहने लगे। रेखांकित अंश पर्ण कुटी करिहो कित है में कौन सा अलंकार? का वर्ण की बार बार आवृत्ति, तो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलिए, और फिर दूसरा पद्य आप लोग देख लीजिएगा, हल्दी घाटी से लिया गया है। रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार, तो यहाँ पर कोई रेखांकित अंश तो नहीं दिखाई दे रहा है। मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप को कहा गया। मान सिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा? क्योंकि वह अकबर की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। तो इतना तो हम लोग बता दिए, अर्थ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। देखिए, पद्य खत्म हुआ, गद्य खत्म हुआ, और अब शुरू हो गया संस्कृत खंड। और संस्कृत खंड में चलिए अर्थ बताते चल रहे हैं हम। ऐसा नगरी वाराणसी से लिया गया है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः और संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मय से, यहाँ से ही संस्कृत वाङ्मय का संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः, और संस्कृति का आलोक सभी जगह प्रसारित हुआ। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य, यहाँ पर आकर ही भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए थे। कौन? मुगल युवराज दारा सिकोह, औरंगजेब का जो पुत्र था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वह इस ज्ञान से इतने प्रभावित हुए,
यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा करिता, कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। चलिए, और दूसरा प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया, तो हम एक एक बता रहे हैं, दूसरा आप लोग देख लीजिएगा। नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग रोग रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। कितना अच्छा श्लोक है, कितनी परमार्थ की भावना इस श्लोक में कूट कूट करके भरी हुई है। हमें तो लगता है कि सभी लोगों को इस श्लोक का पालन करना चाहिए और इस श्लोक को पढ़ते रहना चाहिए। चलिए, और दूसरा क्या है, माता गुरुतरा भूमे खाक पित्तोच्चतर स्थिता। माता जो है भूमि से बड़ी है और पिता आकाश से ऊंचा है। मन वायु से शीघ्र है, चिंता तिनके से भी हल्की है। चर्चित श्लोक है, यक्षयुधिष्ठिर संलापः से लिया गया है। चलिए, अब खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप लोग अपने जिले के हिसाब से अपने खंड काव्य को देख लीजिएगा, और दो आधार मानकर प्रश्न पूछा जाता है, या तो खंड काव्य की कथा वस्तु पूछी जाती है या खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। तो अगर आप लोगों को कथा वस्तु पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद आप लोग चरित्र चित्रण को कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक पूछता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। छठवां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो आप लोग जीवन परिचय देख लीजिएगा, तीनों लोग इंपॉर्टेंट है, एक लोगों का करना है। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, 4 लेखक। हम लोगों के समय में तो सिर्फ 3 ही लेखक लगते थे ऑप्शन में। चलिए, चारों में से अच्छा ही है, 4 लोग रहेंगे तो किसी ना किसी का तो आप लोगों को आता ही रहेगा, तो देख लीजिएगा। चलिए, नंबर 7, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक, जो भी अभी तक आप लोग हाई स्कूल स्तर तक श्लोक पढ़े हैं, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो, अपनी पाठ्य पुस्तक में से पूछता है, तो वहाँ से आप लोग कोई एक श्लोक लिख लीजिएगा जो आप लोग पढ़े हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, पदेन बिना किम दूरम यत् पत्रम। और 2 प्रश्न हो गया, और चंद्रशेखर का आसीत, एकः क्रांतिकारी आसीत। और चलिए, नंबर 9 और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। सीरीज में से या किताब में से आप लोग देख लीजिएगा इसको, जिसमें से इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है बार बार पूछता है, ये जो है प्रदूषण और मानव जीवन, ये बार बार पूछता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आधुनिक टॉपिक है, ये भी पूछ सकता है। चलिए, तो फिर इस तरीके से देखिए मित्रों, हमने जो है प्रश्न पत्र को संक्षिप्त रूप से हल करने का प्रयास किया है, लेकिन उम्मीद है कि संक्षिप्त रूप से ही किया है, लेकिन कंटेंट को बताते चल रहा हूँ मैं, किसी को छोड़ा नहीं हूँ कोई कंटेंट, तो इससे आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, तो इसी तरीके के और अधिक कंटेंट को पाने के लिए, और अधिक प्रश्न पत्र जो कि आप लोगों की आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। और अंतिम बात, इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।